नदियापुर गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। नदियापुर गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और मन के सच्चे थे। वैसे तो उस गांव में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन नदियापुर गांव के लोगों को दूसरे गांव या शहर जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर अभी तक रोड नहीं बनी थी और ना ही रेल यात्रा वहां पर शुरू हुई थी। आज गांव में इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। मुखिया जी, आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? हमारे गांव में अभी तक सरकार ने न ढंग का रोड बनाया है और ना ही यहाँ पर रेल यात्रा शुरू हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भीमा। मैंने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखकर अपने गांव की परेशानी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। भीमा, हमारा गांव बहुत सुंदर है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो फिर ये टूरिस्ट के घूमने की जगह बन सकती है। तुम्हारे कहने पर मैंने सरकार को चिट्ठी भेजी है। आज उनका कर्मचारी यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी हो मुखिया जी, हमें हर हाल में उस कर्मचारी को इस बात के लिए मनाना होगा। हमारे गांव में जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है। चिंता मत करो, कुछ ही देर में वो कर्मचारी आता होगा। सभी गांव वाले सरकारी कर्मचारी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में सरकारी कर्मचारी गुस्से से थका हारा वहां पर उनके सामने खड़ा होकर बोला, तुम गांव वालों को भी चैन नहीं है। इतनी दूर पैदल चलकर मेरी तो हालत खराब हो गई। अब आपको समझ आया कि हम अपनी जिंदगी यहाँ पर कैसे काट रहे हैं? अरे कैसे काट रहे हो? पहाड़ी इलाका है, चारों ओर हरियाली है, अच्छी कट रही है तुम्हारी जिंदगी। हमारे गांव में जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, और फिर हमारी इसके अलावा भी तमाम जरूरतें हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ या तो अच्छा रोड बनवाया जाए या फिर रेल के लिए पटरियां बिछाई जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रहे कि ये पूरा इलाका पहाड़ी है। अब क्या सरकार पहाड़ को काट कर तुम्हारे लिए ट्रेन बनाएगी? आखिर क्या लाल जड़े हैं इस गाँव में? यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। ऐसा मत कहिए, हमने बहुत उम्मीद से आपको बुलाया है। देखो, गांव वाले वैसे भी बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और फिर जिसकी मौत आ जाती है वो तो एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल में भी चला जाए फिर भी मर जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सरकार ने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अब मैं चलता हूँ। कर्मचारी के जाने के बाद वहाँ गांव का ही एक व्यक्ति नंदू हंसते हुए गांव के मुखिया से बोला, मेरे ख्याल से वो सरकारी कर्मचारी सही कह रहा था। भला आप ही बताइए मुखिया जी, इन पहाड़ों को काट कर कौन सी ट्रेन बन जाएगी? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी नंदू। तू दिन भर कुछ काम काज तो करता नहीं है, ऊपर से बस अपने मुंह से हमेशा उल्टा सीधा ही निकालता रहता है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा मुखिया जी, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। अरे भाई, हम लोग अंग्रेजों के जमाने में नहीं जी रहे। वो अंग्रेज थे जो पहाड़ काट काट कर पटरियां बिछा देते थे। उस वक्त वो भारतीयों से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। नंदू की बात सुनकर मुखिया नंदू को गुस्से से देखते हुए बोले, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं नंदू, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। नंदू वहाँ से हंसता हुआ चला गया, क्योंकि नंदू खुद गांव का मुखिया बनना चाहता था। लेकिन उसने कभी भी गांव का मुखिया बनने की कोशिश की तो गांव वालों ने उसे एक भी वोट नहीं दिया। नंदू इस बात से बेहद नाराज था। गांव का मुखिया इस बात को नहीं जानता था कि वो जब भी सरकार को अपने गांव की परेशानी के बारे में चिट्ठी लिखा करता है तो नंदू सरकारी कर्मचारी को बीच रास्ते में ही डरा धमका देता है। इस बार के आए कर्मचारी को भी नंदू ने बुरी तरह से डरा और धमका दिया। इस बात को मुखिया नहीं जानता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मगर एक रात भीमा की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। रागिनी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दिखाना होगा, उसकी जान खतरे में है। तू परेशान मत हो भीमा, हम सब तेरे साथ हैं। मैं बैलगाड़ी साथ लेकर आया हूँ। भीमा अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर मुखिया के साथ बैलगाड़ी दौड़ाने लगा कि तभी उस बैलगाड़ी का रास्ता एक बूढ़े आदमी ने रोक दिया। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ। भीमा ने उस अपाहिज आदमी को भी बैलगाड़ी में बिठा लिया और बैलगाड़ी दौड़ाने लगा।
मगर बैलगाड़ी जैसे ही पहाड़ों की खाई के बीच में पहुंची, अचानक बैलों का संतुलन बिगड़ गया और बैलगाड़ी आधी खाई में लटक गई। भीमा और मुखिया बेहद फुर्ती से बाहर निकल आए, मगर भीमा की पत्नी रागिनी और वो बूढ़ा बैलगाड़ी में लटक गए। मुझे बचा लो बेटा, हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। भीमा मुखिया की बात सुनकर बहुत गहरी सोच में पड़ गया। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी की आंखों में जीने की ललक थी। भीमा ने बगैर सोचे समझे उस बूढ़े व्यक्ति को बाहर निकाल लिया, मगर जैसे ही बूढ़ा आदमी बाहर निकला, अचानक चारों ओर रोशनी फूट पड़ी और देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी एक जवान व्यक्ति और एक सुंदर व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। मैं एक देव हूँ। एक साधु के श्राप से मैं एक बूढ़े के रूप में था। तुमने उस श्राप को तोड़ दिया है। तुम मन के सच्चे आदमी हो। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक ट्रेन की व्यवस्था कर सकते हैं तो सारे गांव का भला हो जाएगा। भीमा ने इतना कहा ही था कि उस आदमी की आंखों से सफेद किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते पहाड़ फट गया और पत्थरों की अद्भुत ट्रेन भीमा की आंखों के सामने ही बन गई। ये पहाड़ों की ट्रेन है। तुम जहाँ बोलोगे ये चली जाएगी और ये अपने आप चलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। भीमा मुखिया और अपनी पत्नी को लेकर उस पहाड़ों की ट्रेन में घुस गया। भीमा की पत्नी ठीक हो गई और देखते ही देखते नदियापुर गांव अद्भुत पहाड़ों वाली ट्रेन के नाम से सारे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से सैलानी अब उस ट्रेन में सफर करने के लिए आने लगे और ये बात नंदू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं चाहता था कि इस गांव के लोग ऐसे ही मर जाएं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार कैसे हो गया। चिंता मत करो नंदू भाई, आज हम उस ट्रेन में बम लगा देंगे। सुना है आज उस ट्रेन में गांव का मुखिया और भीमा कुछ अंग्रेज टूरिस्टों को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। आज का दिन उस ट्रेन और उस मुखिया का आखिरी दिन बना दो। इसके बाद गांव का मुखिया मैं बन जाऊंगा और फिर मैं अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें करूंगा। नंदू अपने साथी मनोज के साथ भीमा के पास पहुंचकर बोला, जब से ये ट्रेन हमारे गांव में आई है, मैं इसमें एक बार भी नहीं बैठा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं और मेरा दोस्त मनोज इसमें बैठ सकते हैं? क्यों नहीं नंदू भाई, आखिर ये ट्रेन हमारे गांव की ही है और तुम हमारे गांव के सदस्य हो। नंदू मनोज के साथ उस ट्रेन में चढ़ गया और उसने मनोज की ओर बम लगाने का इशारा किया। मनोज ने बड़ी चालाकी से ट्रेन में बम फिट कर दिया। कुछ जरूरी काम आ गया है, हम आज की जगह कल सफर करेंगे। नहीं, आज तुम ही इस ट्रेन में सफर करोगे। आखिर तुमने बम जो लगाए हैं। नंदू और मनोज घबरा गए तुम्हें कैसे मालूम? कि तभी नंदू के सामने रोशनी की किरणें फूट पड़ी। मुखिया और वो सारे सैलानी गायब हो गए और भीमा का चेहरा एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? इस ट्रेन का मालिक। तुम एक बहुत ही कपटी इंसान हो नंदू। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था जब तुम इस ट्रेन में बम लगाने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर नंदू, मुखिया और अंग्रेज सैलानी आ गए। उस मायावी सुंदर व्यक्ति ने भीमा की ओर देखकर कहा, मैं आज तुमसे आखिरी विदा लेने के लिए यहाँ आया था। अगर मैं इन दोनों की बातें नहीं सुनता तो आज तुम सबका आखिरी दिन होता। मैं कुछ समझा नहीं। उस सुंदर व्यक्ति ने नंदू और मनोज की सारी करतूत गांव के मुखिया के सामने बता दी। गांव के मुखिया ने मनोज और नंदू को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया और उस दिन के बाद से नदियापुर गांव पहाड़ों वाली ट्रेन के नाम से मशहूर हो गया। ये कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका सपना था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरी ग्राहकी इतनी बढ़ गई है कि मुझे पढ़ाई करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कपाट बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी समय लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बड़ा भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा।
नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का व्यापारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। माँ, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। नहीं माँ, मुझे ट्रेन का टीसी या फिर मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। ये बात तुमने अच्छी कही माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत समय लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आई और नंदू से कहने लगी, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी धन्यवाद, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही उपयोग करेगा, हम उसे ही नौकरी देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त प्रण लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर तुम्हारे पास उसमें लगाने के लिए कोई इंजन है तो मुझे दे दो। लकड़ी की ट्रेन? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो कोई इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब हैं, जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो।
नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियां वहां पर पड़ी हुई है। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक आत्मा निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर मुक्त कर दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करना, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो आत्मा अदृश्य हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई अजूबा हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन अब जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चला कर देखता हूँ। जय श्री राम। आज मेरा पहला दिन है, मैं सारी सवारी बिठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है, क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी के ट्रेन के बारे में। अगर आप ऐसा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना, यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। धन्यवाद नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।